स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम सोशल स्टडी फैकल्टी अनु शर्मा। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। सो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो फ्रीडम ऑफ आइडिया है और इक्वालिटी का जो आइडिया है वो यूरोप में फ्रांस की क्रांति के बाद रेगुलेट होना शुरू हो गया। लोगों के दिमाग में ये बातें आने लगी समानता की, एकता की। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच अ सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर। कह रहे कि फ्रांस की क्रांति के बाद ड्रामेटिक चेंज आया, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था उसमें ड्रामेटिक चेंज आया। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन द पॉसिबिलिटी, जो फ्रांस की क्रांति थी उसने पूरी तरीके से यूरोप के समाज के स्ट्रक्चर को चेंज किया। आज जो 18वीं शताब्दी में जो समाज था वो डिवाइडेड था स्टेट एंड ऑर्डर में, उस चीज़ को उसने ख़त्म किया। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम पॉसिबल टू चेंज दिस। क्रांति के बाद अचानक से ऐसा लगने लगा कि समय क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। In many part of the world, including Europe and Asia, new idea about individual right and control and social power began to discuss। कह रहे कि ये यूरोप, ये सारी चीज़ें ना सिर्फ यूरोप और एशिया में चल रही थी, बाकी दुनिया के ये अलग अलग भागों में लोगों के दिमाग में, यानी जो लोग हैं वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत अधिकार के बारे में बात करने लगे, सोशल पावर के बारे में डिस्कस करने लगे। भारत में भी राजा राम मोहन रॉय हो गए या देरोजी जो है वो इस तरीके की बातें करने लगे। उन्होंने फ्रांस की क्रांति का रेफरेंस दिया और पोस्ट और इन मुद्दों पर डिबेट होनी शुरू हो गई और ये माना जाने लगा कि ये पोस्ट रिवोल्यूशन का क्या है, प्रभाव है। Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation। कह रहे कि अब ऐसा नहीं था कि यूरोप का जितना समाज था उसके सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन आए। हर कोई नहीं चाहता था कि जो समाज है वो पूरी तरीके से बदले। कुछ कंजर्वेटिव्स थे, उस पूरे समाज में कुछ कंजर्वेटिव्स थे, कुछ लिबरल्स थे और कुछ रेडिशल थे। अब लिबरल कौन थे? लिबरल वो लोग थे जो चाहते थे कि सभी धर्मों को, यानी एक ऐसा ग्रुप जो चेंज चाहता था सोसाइटी में, उदारीकरण चाहता था। लिबरल वांटेड अ नेशन विथ टू टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। एंड जो लिबरल्स थे वो ये चाहते थे कि जो राष्ट्र है उसमें सभी धर्मों को माना जाए, मतलब किसी एक धर्म के प्रति झुकाव ना हो, सभी धर्मों को समान आदर दिया जाए। वी शुड रिमेंबर व्हाट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन द फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। कह रही कि उस समय ये था कि यूरोप में जितने भी स्टेट थे वहाँ पर हर अत्याचार किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, ताकि लोग जो है वो एक ही धर्म को फॉलो करें। तो जो लिबरल्स थे वो ये नहीं चाहते थे कि रिलीजन को लेकर टॉलरेंस हो। दे वर अगेंस्ट टू अनकंट्रोल द पावर ऑफ द डायनेस्टी रूलर, और वो बहुत अगेंस्ट थे डायनेस्टिक रूलर के। यानी डायनेस्टिक रूलर्स क्या होते हैं कि जो राज प्रथा, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस तरीके की कंट्रोल ऑफ पावर के वो अगेंस्ट थे। दे वांटेड राइट फॉर इंडिविजुअल, वो हर व्यक्ति का राइट चाहते थे, हर व्यक्ति का समान अधिकार चाहते थे। वो चाहते थे कि भाई पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आए, ठीक है, और वेल ट्रेन जुडिशरी सिस्टम हो, इंडिपेंडेंट रूलर हो, स्वतंत्र राजा हो, स्वतंत्र अफसर्स हो। दे वर नॉट डेमोक्रेसी, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या नहीं थे, लोकतांत्रिक नहीं थे, क्योंकि वो यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइजी में बिलीव नहीं करते थे। अभी यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइजी क्या है? इसके तहत क्या होता है कि हर व्यक्ति को, यानी 18 साल के बाद के व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, उन सबको वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन जो लिबरल्स थे वो डेमोक्रेट नहीं थे, वो लोकतांत्रिक नहीं थे, वो क्योंकि वो यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइजी को बिलीव नहीं करते थे। अब दूसरे जो समाज के जो दूसरे लोग थे वो रेडिशियल थे। अब रेडिशियल कौन होते हैं? wanted a nation in which government was based on the majority of country's population। अभी जो
रेशियल थे वो लोग होते हैं जो वो लोग थे जो कि एक राष्ट्र के यानी ऐसी सरकार चाहते थे जो सरकार लोगों के द्वारा चुनी गई हो. दे डिसलाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन अ हैंड ऑफ अ फ्यू. वो बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि जो कुछ प्रॉपर्टी है वो यानी कुछ प्रॉपर्टी कुछ संपत्ति जो है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ही हो. वो नहीं चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी डेवलप हो. उसके बाद अगले प्रकार के जो व्यक्ति थे वो कंजर्वेटिव थे. वो चाहते ही नहीं थे कि समाज में कोई परिवर्तन हो. वो चाहते थे जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया आ जाए और वो जो भी उनका पास था वो उसे एक्सेप्ट करते जा रहे थे. वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई भी चेंज हो. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. कह रहे कि दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ अ न्यू टाइम. अभी जितने भी पॉलिटिकल ट्रेंड्स थे ये एक चिन्ह था नए समय के आने का, नए दौर के आने का. इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस. ये वो समय था जब समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से परिवर्तन हो रहा था. कह रहे कि दिस वॉज द टाइम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस. इट वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और ये जो समय था माना इस समय में ये जो समाज में आर्थिक और सामाजिक तौर पे परिवर्तन आ रहा था, लेकिन ये वो समय भी था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति होनी शुरू हुई थी. मैन वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस वर पुश्ड इनटू द फैक्ट्री फॉर लो वेजेस. कह रहे कि जो भी मैन और वुमेन्स थे, चिल्ड्रंस थे, उनको फोर्स किया जाता था कि वो फैक्ट्रीज में जाकर और लो वेजेस पर क्या करें, काम करें. जितने भी लिबरल थे, रेडिशियल थे, उनका ये मानना था. वो अक्सर लिबरल और जो रेडिशियल थे वो फैक्ट्री के ऑनर हुआ करते थे और वो ये सोचते थे कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, औद्योगिकरण करेंगे, तो इसका जो बेनिफिट है वो कहाँ तक, किसके पास तक पहुँचेगा, वर्कर्स तक पहुँचेगा और उनका भला होगा. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं द कमिंग ऑफ द सोशलिज्म टू यूरोप. अब जो यूरोप का सोशलिज्म है वो कैसे बदला. कह रही कि परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर वाज सोशलिज्म. शायद एक बहुत दूर की सोच रही होगी कि भाई जो समाज है यानी जो समाज का स्ट्रक्चर है वो सोशलिज्म कैसे हो सकता है. बाय द मिड 19th सेंचुरी द यूरोप सोशलिज्म वाज वेल नॉन बॉडी ऑफ आइडिया दैट अट्रैक्ट द वाइड स्प्रेड अटेंशन. कह रही कि 19वीं शताब्दी तक जो यूरोप यानी यूरोप में जो सोशलिज्म था उसने एक अपना अच्छा खासा नाम बना लिया था और इस आइडिया ने क्या कर लिया था, जितने भी पूरी दुनिया है उसका अट्रैक्शन अपनी तरफ कर लिया था. क्योंकि सोशलिस्ट वर द अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट अ रूट ऑफ द सोशल इविल्स. कह रहे कि जो सोशलिस्ट थे, जो समाज करता थे वो अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के. वो नहीं चाहते थे कि भाई मतलब चीज़ें जो है यानी जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है वो किसी एक व्यक्ति के अधीन हो जाए. वो ये मानते थे कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो क्या बन जाएगा, एक बीमार समाज का निर्माण करेगा. दे हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर. उनका जो भविष्य के लिए जो विजन था वो बहुत ही अलग था. सम बिलीव्ड इन कोऑपरेटिव, सम डिमांडेड दैट गवर्नमेंट मस्ट एनकरेज द कोऑपरेटिव. कुछ कोऑपरेटिव में विश्वास करते थे, सहकारिता में विश्वास करते थे और कुछ चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो सहकारिता को बढ़ावा दे. अब ये कोऑपरेटिव क्या है, कोऑपरेटिव क्या होता है कि जहाँ पर सरकार और व्यक्तिगत व्यक्ति मिलकर कोई काम करते हैं तो उसे सहकारिता कहते हैं. आप लोगों ने नाम भी सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक्स का, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का. तो ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पर हर गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है और प्राइवेट व्यक्ति का भी हिस्सा होता है. ठीक है, तो आगे चलते हैं. तो वो चाहते थे कि भाई जो सरकार है वो कोऑपरेटिव को क्या करें, सपोर्ट करें. ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो कार्ल मार्क्स है और फ्राइड एंजल्स हैं इन्होंने अपने और आइडियाज़ जो हैं वो इंक्लूड करा, आर्ग्यूमेंट करा. मार्क्स आर्ग्यू दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट. मार्क ने ये कहा कि ये जो औद्योगिक समाज जो बन रहा है, जो डेवलप हो रहा है, ये बहुत पूंजीवादी है.
ठीक है। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फैक्ट्री एंड प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर। उन्होंने कहा कि ये जो पूंजीवादी जो हैं वो फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट तो करते हैं, उससे जो निकलने वाला मतलब इन्वेस्ट करते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो वर्कर्स प्रोड्यूस करके उन्हें देते हैं। द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिज्म। कह रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं वो उन्हें प्रॉफिट तो दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो वर्कर्स हैं उनका जो उनकी जो कंडीशन है वो क्या है, बहुत दयनीय है। तो इसीलिए वो ये चाहते थे कि कैसा समाज हो, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी हो। आगे बढ़ते हैं, सपोर्ट ऑफ द सोशलिज्म। कह रहे कि बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू द यूरोप। कह रहे कि 1870 में जो ये सोशलिस्ट आइडिया था पूरे यूरोप में फैल गया, और इस आइडिया को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई जिसको नाम दिया गया सेकंड इंटरनेशनल, जिसका काम होता था यानी ये जो सेकंड इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इसने बहुत सारे वर्कर्स की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए। वर्कर्स इन जर्मनी एंड इंग्लैंड बिगन द फॉर्मिंग एसोसिएशन। इसी के साथ जो जर्मनी और इंग्लैंड के जो वर्कर्स थे उन्होंने भी ऐसे एसोसिएशन बनाए ताकि वो क्या कर सकें, जितने भी पूंजीवादी हैं उनसे उनके खिलाफ लड़ सकें। किस लिए, जो मतलब मजदूरों के वेलफेयर के लिए उन पूंजीपतियों से लड़ सकें। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने फंड सेटअप किए ताकि अगर कोई भी मजदूर मुसीबत में उसकी मदद की जा सके। उन्होंने वर्किंग आवर्स को कम करवाया, उन्होंने राइट टू वोट दिलवाया। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने इस सोशलिज्म को सपोर्ट किया था। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। गुड बाय, टेक केयर।